अब के बिछड़े जो कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। देवियों और सज्जनों, घर जैसी बातों के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात सपनों पर नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कि हमारे सपनों का घर कैसा होगा। पहाड़ का घर कैसा होगा। अगर पहाड़ चुने, हिमालय चुने कि साहब राजधानी दिल्ली में तमाम लोगों की नुमाइंदगी है, एक हिमालय का घर होना चाहिए। गोदावरी अपना घर बनाएगी तो कैसा बनाएगी। सतपुड़ा के जंगल ये तय करें कि लटियंस दिल्ली में हमें अपना एक घर बनाना है। क्या उसमें इमारती लकड़ी लगेगी, बांस लगेंगे, और कैसे स्वर फूट रहे होंगे। तुम्हारा घर कैसा होगा। मिनिमलिज्म की पराकाष्ठा। एक घड़ा, एक लोटा, कुछ बर्तन, एक चटाई, एक चादर, दो जोड़ी कपड़े तय किए रखे, ऐसा बिल्कुल वैसा होगा। भोजन एक साथ हो, डाइनिंग टेबल पे नहीं, चौकियों पे। ये मुझे बड़ा मलाल रहता है कि हमने अपने पूर्वजों की रची कहानियों को रंगीन पवित्र कपड़ों में लपेट के रख दिया, माथे से लगा लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया। हमने उनको ऐसे नहीं पढ़ा जैसे हम अपनी दादियों की गोद पढ़ते हैं, हुलस के, बिना भय के कूद जाते हैं उसमें। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि जिस ज़मीन पर खड़े होकर उसमें पैर रखकर अपनी उंगलियां धंसाकर मैं ये कह सकूं कि ये मेरा घर है, उसी को घर कह सकूंगी। मेरे ड्रीम होम में ना एक संगीत घर होगा जिसमें अलग अलग वाद्य यंत्र होंगे। मेरे घर में सिर्फ मेरे ब्लड रिलेशन वाले मेरे घर वाले नहीं रहेंगे। मेरा घर कई घरों का समुच्चय होगा। आपके सपनों का घर कैसा होगा। दरिया नज़र आएगा, कोई नदी होगी, तालाब होगा, पहाड़ होंगे, पक्षी होंगे, लोग होंगे, एकांत होगा, निनाद होगा, कलकल करता हुआ, वीतराग होगा, क्या होगा जरा बताइए तो। प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट, को-पावर्ड बाय टाटा कॉपर प्लस एंड पंजाब नेशनल बैंक। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। जितनी दफ़ा हम नींद में दाखिल होते हैं उतनी दफ़ा हम एक जुआ खेलते हैं, लॉटरी के एक नंबर के इंतज़ार सा जुआ, क्योंकि हम इस यकीन के साथ सोते हैं कि हम जागेंगे। सोने और जागने और हमेशा के लिए सोने के बीच बस ये लॉटरी के नंबर का खेल सा है, किस्मत का एक करार है। इन सब के बीच बहुत सारे पुल हैं जिन्हें हम पार करते हैं। बाद की दुनिया में इन्हें सपने कहा गया। क्या आपके सपने रंगीन हैं या ज़्यादातर लोगों की तरह ये श्वेत शाम है घनेरे बादल से। क्या देखते हैं आप अपने सपनों में। क्या अब भी ये खौफ सताता है कि अगले रोज़ मैथ्स का इम्तिहान है और कुछ भी नहीं पढ़ पाए। अचानक अब भी चलते चलते कलम रुक जाती है, स्याही ख़त्म हो जाती है। कोई सांप है, कोई जंगली जानवर है जो आपको बेतहाशा दौड़ा रहा है और अब सांस दम टूटने ही वाली है। कोई पुराना मकान है जिसे हम जल्दबाजी में छोड़ आए थे और अब जब सपनों की तंग गलियों से गुज़र कर वहाँ दोबारा पहुँचे हैं तो कुछ सूटकेस खुल रहे हैं, कुछ जाने पहचाने कपड़े दिख रहे हैं। कोई हसरत है जो मुकम्मल होने को है। या कि हैं कुछ अजीबो गरीब रंग बिरंगे से अलग अलग सी शक्लों वाले सांप जिनसे भागते भागते आपको इल्हाम होता है कि आप उड़ सकते हैं। ये चिड़ियों की तरह फड़फड़ाना नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी को गुरुत्व को धता बताने का, ग्रेविटी को डिफाई करने का हुनर आ गया हो और आप आसमान में ऊपर उड़ते जाते हैं। आपको ठीक ठीक नहीं पता कि बहुत खुश हूँ इस तथ्य पर कि तमाम ज़िंदगी जो हसरत पाली वो अब सही साबित हो रही है, या धुकधुकी कि कहीं अचानक से उड़ना भूल के ये जिस्म बेजान सा गिर ना जाए। कैसे ही होते हैं सपने, और जब जागते हैं तब ऐसा लगता है कि अभी एक सांप था, बस अभी उसकी पूंछ दिखी और देखने ही वाला था कि वो गुज़र गई। दिन शुरू होते ही जो पहला मलाल हमारे माथे पर अपनी रगड़ छोड़ जाता है वो ये होता है कि ठीक ठीक सपने, ख़ास तौर पर उजास से भरे सपने, उल्लास से भरे सपने याद क्यों नहीं रहते।
और फिर समझदारी का चाबुक मारते हैं अपने ऊपर कि सब याद रह जाए तो कितना कष्टकारी हो, भूलना एक आशीर्वाद है। देवियों और सज्जनों, घर जैसी बातों के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात सपनों पर नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कि हमारे सपनों का घर कैसा होगा। उसमें, उसकी बुनियाद में, उसकी दीवारों पर, उसकी छत पर, उसके आंगन में कितनी चीज़ें होंगी जो हमने दुनिया जहाँ में घूमते हुए अपने मन में बटोरी, और कितनी चीज़ें जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती और शायद पहली बार शक्ल पाएँ हमारे सपनों के घर में। इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी दोस्त, मेरी मेहमान, इस पॉडकास्ट में मेहमान और कमाल की अदाकारा, कमाल की इंसान गिरिजा ओक। बहुत बहुत स्वागत है। बताइए गिरिजा जी, आपके सपनों का घर कैसा होगा? कभी आपने देखा है कोई घर जिसे देख के आपको लगा हो दिस इज़ ड्रीम होम? जी, मैं 12th के एग्ज़ाम्स के बाद जब मेरे सारे फ्रेंड्स अलग अलग तरह की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स देने में व्यस्त हो गए थे, मैंने हिमाचल प्रदेश माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का एक कोर्स किया स्कीइंग का। तो मैं लगभग 20-25 दिनों के लिए मनाली और उससे ऊपर फिर सोलांग नाला निकल गई। तो हमारा पहला स्टॉप था मनाली, जहाँ हम बड़े बड़े बैकपैक्स, रक्सैक्स लेकर पहुँचे। और मैं पहली बार मनाली आई और मैंने एक घर देखा जो हिमाचल प्रदेश माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के डॉर्मेट्रीज़ के बिल्कुल बगल में था। और उस घर को देखकर मुझे पहली दफ़ा ऐसा लगा कि अगर मैं कभी घर बनाऊंगी तो वो ऐसा दिखेगा। छोटा सा घर था, आसपास आंगन था। उस घर की सबसे स्ट्राइकिंग बात मुझे ये लगी थी कि उसके चारों तरफ एक बालकनी सी बनी हुई थी। तो बीच में घर था, छोटा सा बरामदा था, दरवाज़ा था, घर के चारों तरफ खिड़कियाँ थी जैसी होती हैं, लेकिन उस घर के बाहर एक 3 से 4 फीट की एक रनिंग बालकनी थी जो पूरे घर को जोड़ती है। सो हर कमरे से हर कमरे में जाया जा सकता है अगर आप बालकनी में बाहर आ जाओ। और ये इतना सुंदर घर था। उस बालकनी में पौधे लगाए हुए थे, कुछ कपड़े सूख रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर घर की बालकनियों में ही पाई जाती है। एक नीले रंग का प्लास्टिक का कैन, पौधों को पानी डालने के लिए जो बड़ी सी बकेट का इस्तेमाल किया जाता है, चोंच निकले फव्वारे वाली, वो एक पुरानी साइकिल जो अब बहुत छोटी लगती है देखने में। ऐसी कुछ चीज़ें उस घर में पड़ी थी और मुझे वो घर बहुत सुंदर लगा। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अगर मैं कभी घर बनाऊंगी तो वो ऐसा ज़रूर दिखेगा। वाह। Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper. मुझे ये एहसास हुआ भोपाल में काम करने के दौरान, मैं गुज़र रहा था वहाँ से, तो मैंने एक घर देखा जिस पे घर लिखा था। सिर्फ घर नहीं लिखा था, उस पे मोटे सुडौल अक्षरों में पर एक किस्म की M.F. हुसैन नुमा सुंदर बेतरतीबी के साथ, उस तरह के स्ट्रोक के साथ लिखा था नदी का घर। आप सोचिए, बहुत सारे मकान हैं जिनके बीच एक नदी का मकान है। मैंने पिछले एपिसोड में इंदौर का जिक्र किया, निखिल और धरा का जिक्र किया। वो जो घर था, मुझे बाद में पता चला जब निखिल से दोस्ती हुई, तो निखिल के काका अनिल माधव दवे जी, उनका देहांत हो चुका है। वो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी थे और उन्होंने तमाम ज़िंदगी नर्मदा नदी के लिए, माँ नर्मदा के लिए, माँ रेवा के लिए बहुत काम किया। तो वो जो घर था वो नर्मदा और उसके इर्द गिर्द के कामों के लिए थे, इसीलिए नदी का घर वो इतना सुंदर है। अब मैं गांव में जो पुस्तकालय बनवा रहा हूँ, तो जब उसका मैं फ़ॉन्ट सोचता हूँ, देश राग के बारे में सोचता हूँ, तो मैं इकलौती जो स्मृति आती है वो है नदी का घर। अगर नदियों के, पहाड़ों के, बस्तियों में घर होने लगे, इसका मतलब किसी को ये फ़िक्र है
कि ये जो कुछ 1000 बरस से हम घर बनाना सीख गए, उसके पहले के हमारे घर क्या हैं? नदी के किनारे बस्तियाँ बसती थी, जंगल, और उससे भी पहले पहाड़, और इनको बचाए रखना बड़ा ज़रूरी है। तो वो उस घर का एक जो विचार है नदी का घर का, मुझे वो बहुत अद्भुत लगा। और फिर मैं सोचने लगा कि पहाड़ का घर कैसा होगा। अगर पहाड़ चुने, हिमालय चुने, कि साहब राजधानी दिल्ली में तमाम लोगों की नुमाइंदगी है, एक हिमालय का घर होना चाहिए। क्या वो जो आप कुछ देर पहले कह रही थी नुब्रा वैली जैसा होगा? क्योंकि वो भी तो हिमालय है, जहाँ थोड़ी सी रेत है, 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं, बर्फ़ भी दिख रही है, सूरज और ठंड दोनों कितने तीखे हैं, और दोनों को ही हम तक लेके आती हवा भी बहुत साफ, बहुत तीखी। कैसा होगा हिमालय? गंगा का घर, गोदावरी अपना घर बनाएगी तो कैसा बनाएगी? सतपुड़ा के जंगल ये तय करें कि लटियंस दिल्ली में हमें अपना एक घर बनाना है। क्या उसमें इमारती लकड़ी लगेगी, बांस लगेंगे, और कैसे स्वर फूट रहे होंगे? क्या गोदावरी वाले घर की जो घंटी होगी वो कलकल करती हुई होगी, या कोई शोक गीत होगा जो नदी के बीतने पे गाया जाता हो? कुछ भी। चंबल का घर कैसा होगा? ऊबड़ खाबड़ सा होगा, जो नहीं जानते उनकी नज़र में खूंखार सा होगा, जो जानते हैं उनकी नज़र में उस घड़ियाल सा होगा जो सिर्फ चंबल के पानी में मिलते हैं। घड़ियाल, एलिगेटर सिर्फ साफ पानी में पाए जाते हैं। जी। सब लोग आएं और अपने अपने घर की नुमाइंदगी करें। तुम्हारा घर कैसा होगा? मेरा घर, मैं अपनी कल्पनाओं में बहुत ध्रुवांतों पर, ध्रुवीय, पोलराइज सा व्यक्ति हूँ। तो या तो मेरा घर उतना छोटा होगा जितना 2023 में एक बहुत सुंदर फिल्म आई थी, परफेक्ट डेज। इट्स अ कंबाइंड जापानीज जर्मन कोलैबोरेशन। आप ज़रूर ये फिल्म देखिए। परफेक्ट डेज फिल्म, जितना भी मैंने संत कवियों को पढ़ा है उनकी तरह है। कैसा एक रूटीन है, एक छोटा सा घर है, एक सिंगल बेड, चटाई बिछी, एक किताब, एक टेबल लैंप। या तो मेरा घर वैसा होगा। मिनिमलिज्म की पराकाष्ठा। एक घड़ा, एक लोटा, कुछ बर्तन, एक चटाई, एक चादर, 2 जोड़ी कपड़े तय किए रखे, ऐसा बिल्कुल वैसा होगा, जिसमें एक व्यक्ति आसानी से रह सके, 2 लोगों से बाहर मिल सके, और बाकी सब खुला मैदान। या फिर मेरा जो घर होगा वो एक ऐसा भव्यता भरा, और भव्यता वस्तुओं की नहीं, लोगों की भव्यता। आप कल्पना करिए, एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें कई पंचवटियां हैं। एक तरफ साल, सेमल, अर्जुन, पीपल, बरगद, सप्तपर्णी, इस तरह के अलग अलग पेड़ हैं। जामुन, जो हमारे घर के बाहर है, रक्ताभ आभा लिए, बड़े बड़े लाल फूलों वाला गुलमोहर, उसके थोड़ा सा पास पीली आभा लिए अमलतास। ऐसे पेड़ हों, है ना, जैसे हरा कर भारत के दिग्दिगंत से तमाम पेड़ आ गए हैं उस ओसारे में। पौधों की एक सभा हो रही है, उनके इर्द गिर्द बड़े मिलते हैं तो उन्हें बच्चे चाहिए होते हैं ना दौड़ भाग के लिए। तो थोड़े से गुड़हल हों, थोड़े से पारिजात हों, चंपा हो, नीम हो। जी, नीम तो बड़े पेड़ों में आ गई, बड़े बुजुर्गों में हो गई। और फिर बिल्कुल ही कि अब दादाजी के जूते कौन उतारेगा, तो दूर्वा हो, है ना। तो इस तरह के पेड़ों की मजलिस हो, बीच में एक बड़ा सा घर हो। घर में सबसे बड़ा होना चाहिए आंगन,
खुली जगह, और घर के आंगन के केंद्र में तुलसी का एक चौरा हो या कि एक पेड़ हो। अव्वल तो एक पेड़ हो सकता है, नीम का पेड़ या कोई एक पेड़ बीचों बीच, और पेड़ की गुंजाइश नहीं है तो तुलसी का एक घरुआ बड़ा सा चौरा हो, है ना। उसकी बनावट कुछ कुछ केरल के जैसे घर होते हैं ना, ओसारा होता है, चारों तरफ के बरामदे, सब कमरे बरामदे में खुलते हैं, बरामदा आंगन में खुलता है। जैसा वो एक आनंद एल रॉय की फिल्म थी जिसमें हाय चकाचक है तू, है ना, वैसा। आंगन के बाद जो सबसे बड़ा कमरा हो वो रसोई हो, बिल्कुल हवादार, और रसोई से एक रास्ता पीछे की तरफ जाता हो बगिया में, उसमें ताज़ी सब्जियों के लिए, फूलों के लिए गुंजाइश हो। मतलब सूरज जब आएगा तब आएगा, कोई उनींदे मुँह जाए अपनी बगिया से फूल तोड़ लाए, थोड़े से हर सिंगार के, थोड़े से कनेर के, थोड़े से चांदनी के, चंपा के, कुछ गुलाब ले आए, किसी के जूड़े में खोसने के लिए एक मधुमालती का गुच्छा ले आए, तो उस तरीके के बगीचे की गुंजाइश हो। और आंगन में कुछ उस चौके की पट्टियों पर रुलते फिरते से कुछ बैगन आए हैं, कुछ मिर्ची टूटी है, तो मर्तबान रखे हैं, अचार का मसाला पिस रहा है, एक उत्सव। सुबह सबसे पहले चौके में आए और परातें रखी हों बड़ी बड़ी, सिलबट्टा हो, गैस हो, चूल्हा भी हो, और वहाँ स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं, और उनके परिधान भी बढ़िया से सूती धुले, नीली सी, काली सी, मरून से रंग की तहमदें, लुंगियाँ, साड़ियाँ, और स्त्री पुरुष मिलके काम कर रहे हैं। तो किचन बहुत अद्भुत होना चाहिए। मसालों की ऐसे कतारें हों, कुछ बोरियाँ, चावल, अलग अलग किस्म के चावल, इंद्रायणी, काला नमक। कमरे जो हों, कमरों की शहतीर और कमरों के फर्नीचर आबनूसी रंग के हों, चटक कत्थई, ठहरा हुआ कत्थई, ऐसा लगे उनको देख के कि साहब वक्त ना यहाँ जम गया है, कतई इत्मीनान में है। ज़्यादा फर्नीचर ना हो कमरों में, चादरें सफ़ेद हों, पर सफ़ेद अपने सफ़ेद पने में गुम ना हो जाए, इसलिए उनके किनारे पे छोटे से क्रोशिया के फूल बने हों, थोड़े से तकिए पे और चद्दर पे एक किनारे। हर कमरे में अलग अलग अगरू की खुशबू हो, अलग अलग किस्म का धुआं, है ना। कहीं से चंदन की खुशबू आ रही है, कहीं से ऊद की। उस कमरे में जो व्यक्ति रहता है उसके व्यक्तित्व के मुताबिक खुशबू हो, और उसकी फिक्र वो खुद करे। भोजन एक साथ हो, डाइनिंग टेबल पे नहीं, चौकियों पे नीचे बिछी हुई हैं, और बारी बारी से कि बुज़ुर्ग खा रहे हैं तो जवानों ने परोस दिया, जवान खा रहे हैं तो बच्चों ने, ऐसे कोई उसमें उम्र का या पद का क्रम ना हो, बड़े नेह के साथ खिलाया जाए, बताया भी जाए, पता भी हो। भोजन के पहले एक प्रार्थना ज़रूर हो, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए। गौशाला बल्कि पशुशाला हो, कुछ देसी या बाहर की नस्ल के कुत्ते हों, गाय हों, भैंस हों, बकरी भी हो सकती हैं। तोते अगर हों तो पिंजरे में बंद ना हो, मछलियां अगर हों तो बड़े से पोखर में हों, तो वो बने। तोते अपने खोखल में रहें, तो इस तरीके से वो। नीम पे झूला पड़ा हो पींग भरने के लिए, आंवले के 2 दरख्तों के बीच में हैमक हो, लेट के पढ़ने, और सुस्ती से भरी धूप में, ठंडी धूप होती है ना, ये जो मौसम चल रहे हैं, ठंडी धूप के मौसम में कोई टुक सो जाए पढ़ते पढ़ते, वैसे एक झूले की गुंजाइश हो, ऐसा घर। घंटियां हों घर में, और देवस्थान जो हो
वो सबसे ज़्यादा सादा हो, और जो किताबें हों देवस्थान की, उन पे इतनी जगह मार्किंग हो रखी हो गोया पीढ़ी दर पीढ़ी मैथ्स के नोट्स हस्तांतरित किए गए हैं। ये मुझे बड़ा मलाल रहता है कि हमने अपने पूर्वजों की रची कहानियों को रंगीन पवित्र कपड़ों में लपेट के रख दिया, माथे से लगा लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया। हमने उनको ऐसे नहीं पढ़ा जैसे हम अपनी दादियों की गोद पढ़ते हैं, हुलस के बिना भय के कूद जाते हैं उसमें। हमने उसको वैसे नहीं पढ़ा जैसे हमने आशिकों के माथों की लकीरें पढ़ी या उनकी बाह के निशान पढ़े। हम अपनी किताबों को जो बरसों से परंपरा और संस्कार और पहचान के तौर पे हमारे पास आई वैसे पढ़ें, और देव को भोग खिलाया जाए। जैसे होता है ना, पहली रोटी अग्रासन गायक हो जाती है, फिर देव की एक थाली जाए और उस थाली के हर पकवान के ऊपर तुलसी की 3 पत्तियां छोड़ दी जाए। शाम को जब आए तो चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ी हो जिस पे नीचे मिट्टी लगी हो और दूध उसमें पक रहा हो। घर में आते ही घर के हर कोने से अलग अलग स्वाद की, गंध की खुशबुएं आए। कहीं बहनों के दुपट्टे सूख रहे हैं, कहीं पिताओं की कुछ पुरानी किताबों में धूप दिखाई जा रही है। अमृतलाल नागर जैसे बयां करते हैं ना, वैसे घर मनोहर श्याम जोशी की, राही मासूम रज़ा की किताबों में जैसे आते हैं वैसे घर, गमक घर होने चाहिए। घर में बुजुर्ग हों, बड़े हों, बच्चे हों, वैसा घर। घर के भीतर भी एक झूला हो जिस पे मैं बैठूंगा, और अलग अलग किस्म की चायों के उस झूले पे झूलने के बाद और कई अखबारों के पढ़े जाने के बाद सुबह को ये मुनादी करने का तैयार होगा कि अब दिन चढ़ रहा है। तो ऐसा घर, अलग अलग जगहों के लिए नियत कमरे हों। मैं जब घर के बारे में सोचती हूँ, या जब तुमने भी बात की, तो ऐसा ही घर दिखता है जो ज़मीन पर खड़ा है। जब कोई घर कहता है तो सबसे पहले बचपन में जो चित्र बनाते थे, पहाड़, उसमें से निकलता हुआ सूरज और एक खपरेल घर जिसके बगल में एक पेड़ बना है और एक आंगन है, तो वैसा ही घर दिखता है। फ्लैट नहीं दिखता मुझे हाँ कभी। हालांकि जिन्होंने बहुत कष्ट से और बहुत प्यार से अपने घर बनाए हैं फ्लैट्स में, उन्हें मैं मुबारकबाद ही देना चाहूँगी। अपना घर बनाना मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है, लेकिन किसी और का छत अपनी ज़मीन, किसी और की ज़मीन अपना छत, और ऐसे हवा के एक टुकड़े को 4 दीवारी से बांध दो और उसे अपना घर कह लो, ये बात मुझे हज़म नहीं होती। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि जिस ज़मीन पर खड़े होकर उसमें पैर रखकर अपनी उंगलियां धंसाकर मैं ये कह सकूं कि ये मेरा घर है, उसी को घर कह सकूंगी। तो एक दिन कभी ऐसा घर बनाना चाहूँगी जो फ्लैट ना हो। अभी तो फ्लैट में ही घर बसाया है मैंने भी, आपने भी। ज़्यादातर लोगों की वही स्थिति है। और जो आपका कर्म स्थल है, वहाँ अगर आपको रहना भी है तो फ्लैट ही। पर खैर, मुझे एक फ़िल्म से ये आइडिया मिला। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, जूली एंड जूलिया नाम की, जूलिया चाइल्ड नाम की, बहुत फेमस फ्रेंच शेफ़ थी। उन्होंने बहुत कमाल की कुक बुक्स लिखी। जूलिया चाइल्ड का किरदार निभाया मेरिल स्ट्रीप ने, जो मेरी बहुत फेवरेट एक्टर भी है। She's fantastic. एंड ये फ़िल्म है एक ऐसी लड़की के बारे में जो जूलिया चाइल्ड की किताबें पढ़ के उनकी रेसिपीज़ ट्राई कर रही है और उसे डॉक्यूमेंट भी कर रही है, और आखिर में वो जूलिया चाइल्ड से मिलती, मतलब उनका पत्र व्यवहार होता है, वो कुछ कनेक्शन होता है उनका। और ये बहुत इंटरेस्टिंगली जूलिया चाइल्ड की कहानी, कैसे उन्होंने वो किताबें लिखी और उसे पढ़ने वाली इस ज़माने की एक लड़की जो उनको ट्राई भी कर रही है, इन दोनों की लाइफ्स। और ऐसी बहुत सुंदर खाने पर आधारित किताब है। जूलिया चाइल्ड एक बहुत लंबी औरत थी, एवरेज हाइट से ज़्यादा।
वो हर उस घर में जहाँ वो जाकर खाना बनाती, क्योंकि खाना बनाना उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था, उनका पेशा भी था और वो रुचि भी रखती थी। वो उस हर घर में वर्किंग प्लेटफॉर्म की, मतलब किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है जिसे मराठी में ओटा कहते हैं, हिंदी में जिस पर पट्टी, उसकी हाइट 4 या 5 इंच बढ़ा लेती थी ताकि उनको झुककर काम ना करना पड़े। और वो फिल्म देखने के बाद मुझे लगा यार ये कितना कमाल का आइडिया है, क्योंकि मुझे भी प्लेटफॉर्म्स पर काम करने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में कोई 6 फीट की नहीं हूँ, पर रिलेटिवली आपकी रिलेटिवली हाइट ज़्यादा है और टांगी लंबी है, टॉर्सो छोटा है, सो माई वेस्ट इज़ हायर देन नॉर्मल जहाँ पे वेस्ट प्लेस्ड होती है। तो मेरे लिए बहुत ऐसे झुक कर काम करना पड़ता है मुझे, स्पेशली बर्तन अगर धोने हो तो किचन सिंक पर झुक कर काम करना पड़ता है, या छोटी छोटी चीज़ें भी। प्लेटफॉर्म की हाइट अगर 4 इंच बढ़ जाए तो क्या कमाल हो जाएगा। तो ये आइडिया मुझे उस फिल्म से मिली। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब मैं अपना घर बनवाऊँगी तो उसमें प्लेटफॉर्म ऊँचा करवाऊँगी। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, सालों से मैंने अपने घर में माँ को, बुआ को, दादी को, मासियों को, हर किसी को खाना बनाते हुए देखा है किचन में। किचन एक गर्म जगह होती है जहाँ पसीना छूटता है, तकलीफ़ होती है थोड़ी सी, लेकिन आप पंखे नहीं चला सकते क्योंकि आँच है, बुझ जाएगा गैस। और ऐसे में वो औरत पूरे घर के लिए बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, प्रिसिशन से, क्योंकि अच्छा खाना बना रही है, अकेले खाना बना रही होती है। और खाना खाने वाले सब किसी और कमरे में बैठे कभी इंतज़ार कर रहे होते हैं या आपस में बातें कर रहे होते हैं, अगर गेट टुगेदर है तो मज़े कर रहे होते हैं। और किचन में काम करने वाली व्यक्ति हमेशा अकेले खाना बनाती है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब मैं अपना घर बनाऊंगी तो मैं एक तो बहुत बड़ी रसोई बनाऊंगी और रसोई में एक डाइनिंग टेबल रखूंगी। उस पर खाना ना खाया जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर बैठकर खाना बनाने वाले व्यक्ति से बातें हो सके और थोड़ी बहुत मदद भी, ये छील दिया, ये काट दिया। कभी कभी मदद नहीं चाहिए होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी कोई फ्रेंड घर पे आई हो तो मैं मेरे किचन के दरवाजे, मुंबई के किचन्स बहुत छोटे से होते हैं, फ्लैट्स के किचन, तो उतनी भर की जगह होती है कि मैं ही घूम के अपना काम कर लूँ। और मेरी ताई जो हाथ बटाती है मेरा, वो भी होती है साथ में। तो हम दोनों बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में एक कोरियोग्राफ डांस मूव की तरह हमारे किचन में मूव करते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की आदत है। उसमें अगर तीसरी व्यक्ति आके हाथ बटाने लगे तो मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन मैं बातें करना चाहती हूँ, मुझे ये प्रक्रिया अकेले नहीं करनी होती। तो या तो मैं गाने सुनती हूँ जब कोई होता नहीं है, और अगर कोई हो तो मैं किचन के पैसेज में, जहाँ किचन का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ एक छोटा सा टेबल रख देती हूँ और मैं उस व्यक्ति से कहती हूँ यहाँ बैठो। और आपको चाय पीनी हो तो मैं आपको हाथ में चाय पकड़ा दूँगी, कुछ और खाना पीना हो तो मठरी, थोड़ी सी मठरी, थोड़ी मूंगफली, चाय कुछ रख दूँगी साथ में, और मुझसे बातें करो। और बातें करते करते मेरा खाना जल्दी बन जाएगा। तो मुझे हमेशा लगता था कि किचन में बैठने की जगह होनी चाहिए जहाँ कोई 1, 2, 3 लोग बैठकर खाना बनाने वाली को अकेला ना छोड़ा जाए, ऐसा हो सके। और किचन की जो खिड़कियां हैं उन पे वो खस जो आती है, खस की घास वाली वो पर्दे हैं, वो हो, ताकि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, स्त्री या पुरुष, उनको घाम बहुत, वो तीखापन ना लगे और जो थोड़ी बहुत भी घर हवा चले। और एक खूंटा हो जिस पे मर्फी का रेडियो टंगा हो और सिर्फ रेडियो नहीं, उस पे एक चमड़े का कवर भी चढ़ा हो और जिसके कान ऐंठने हो, और फिर एकदम से आवाज़ आए कि ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, अब आप सो एंड सो से समाचार सुनिए। और वो जो रेडियो के टिंग टिंग टिंग, वो वाली आवाज़, क्योंकि विस्मय की गुंजाइश घटती जा रही है। अप्रत्याशित की जगह अनहोनियों ने ले ली है। आपको गाना सुनना है, फटाक से जाइए सुन लीजिए। नहीं, मेरा वाला गाना आ गया, तो ये वैसा वाला। रेडियो पे कई बार ऐसे गाने भी आते हैं जो आपके जहन में होते हैं लेकिन सुनने में नहीं होते। कितने दिनों से आपने ये गाना नहीं सुना और एक ज़माने में बहुत अच्छा लगता था और अचानक रेडियो ने बजा दिया। तो मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं ज़रूर रेडियो सुनती हूँ, क्योंकि रेडियो आपकी तरफ ऐसे गाने फेंकता है आप ही की मेमोरीज से, जो याद करके बड़ा मज़ा आता है। वो गाना मैंने उस दिन सुना था जिस दिन कुछ हुआ था, और फिर एक
पिटारा खुलता है दिमाग में और बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी माँ अब जहाँ रहती है उनके किचन में रेडियो है। अरे वाह। तो काकी रेडियो सुनते हुए काम करती है। मैं भी गाने सुनते हुए काम करती हूँ, हालांकि मेरे पास स्पीकर है जिस पे मैं मेरी मर्ज़ी के गाने चलाती हूँ, लेकिन रेडियो अच्छा आइडिया है। अब मुझे किचन में रेडियो रखना चाहिए। और खाना बनाते बनाते गाने सुनना, गाने गुनगुनाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रसोई बहुत इम्पॉर्टेंट कमरा है मेरे लिए भी। और मैंने जैसे पहले भी एक बार बताया था, मेरे बेटे की स्कूल में रोज़ टिफ़िन बनाकर नहीं भेजना पड़ता। महीने में एक दिन पूरी क्लास के लिए, पूरी कक्षा के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो उस दिन सुबह बहुत जल्दी उठकर मैं और मेरी ताई, हम दोनों लगभग 25 बच्चों का खाना बनाते हैं। तो 6-7 किलो तरकारी बनती है, दाल बनती है 2.5-3 किलो की, मतलब पानी मिलाकर उसका वज़न उतना होना पड़ता है। 50-60 फुलके बनते हैं। कोशिम्बीर बनती है जिसमें 2-2.5 लीटर दही पड़ता है अगर रायता बनाना हो तो बड़े पतीलों में, बड़ी ठेचा नहीं बनता बच्चों के लिए? ठेचा नहीं बनता बच्चों के लिए। मेरा बेटा ठेचा खाता है, लेकिन तो घर आकर उसको अलग से उसके लिए ठेचा बनाती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने वो खाना बनाया हो मेरे किचन में और गाने ना चल रहे हो। तो मेरी एक सुबह उठते ही मेरा जो पहला मूड करता है कि आज मैं ये सुनूंगी। तो कई बार आशा भोसले जी का एक बहुत कमाल का मराठी एल्बम है। भाषा अगर आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आपको म्यूज़िक समझ में आता हो तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ऋतु हिरवा नाम है उस एल्बम का। ये एक एल्बम है। और दूसरा एक उनका लाइव परफॉर्मेंस है जिसका रिकॉर्डिंग है, 2 हिस्सों में है। नक्षत्रांचे देणे, नक्षत्र यानी नक्षत्र, जिसका देणे यानी उनका दिया हुआ, वो जो हमें नक्षत्रों ने दिया है, ऐसा उसका अर्थ है। तो नक्षत्रांचे देणे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दोनों ही बहुत सुंदर है और बहुत अमेजिंग गाने हैं। तो वो कोई गाना याद है आपको? बहुत सारे गाने। कोई एक गुनगुना सकें आप 2 पंक्ति? जी बिल्कुल। क्योंकि हम किचन की और औरतों की और अन्नपूर्णा की और देवियों की बातें कर रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर गाना है जो शारदा को संबोधित है। जय शारदे वाकेश्वरी। वागेश्वरी यानी वाक, ईश्वरी, वाक की देवी, देवी सरस्वती का एक नाम है। जी, जय शारदे वागेश्वरी। तो मैं उसकी 2 लाइनें गुनगुना लेती हूँ। जय शारदे वागेश्वरी, जय शारदे वागेश्वरी, विधि कन्यके विद्याधरी, वागेश्वरी वागेश्वरी, जय शारदे वागेश्वरी। क्या बात। ये आशा जी का गाना है। आपने जी, आप कुछ कह रही थी। तो गाने सुनते हुए काम किचन में करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गुनगुनाते हुए भी। और कोई मन का गाना आ जाए तो एक पुलक सी आ जाती है। जैसे मैं जब कभी घर में गाना बना रहा होता हूँ, खाना बना रहा होता हूँ, गाना तो क्या ही बनाऊँगा, गाना सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, हमने इस बारे में पहले भी बात की ऑफ कैमरा, कि अगर ईश्वर गाना गाएगा तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाएगा। जी, मुझे लगता है कुदरत अगर गाना गाएगी तो वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ होगी। वॉलपेपर में जो फ़ोटोज़ दिखते हैं ना, सुंदर पहाड़, मतलब क्रिस्टल क्लियर पानी की नदियाँ, तालाब, पेड़, वो जो सिर्फ वॉलपेपर में ही दिखते हैं, अगर उस चित्र में से आवाज़ आए तो रफ़ी साहब की होगी। आप सोचिए कि आप लहसुन को थोड़ा सा पानी में भिगो के उसके छिलके को, और देसी लहसुन है तो छोटे साइज़ का है, वो चाइनीज़ वाला बड़े साइज़ का हाइब्रिड नहीं, लहसुन छील रहे हैं या मिर्च कतर रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी, और अचानक से रेडियो पे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कुंवारा बाप का गाना आ जाए, सज रही गली मेरी माँ चुनर गोटे में। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था, अम्मा तेरे मुन्ने की गजब, जिए तेरा मुन्ना नसीबों वाला होए। कितना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ना
वो कुछ भी गा रहे हो, किसी भी मूड का गाना हो, उसके ऊपर करुणा का वरक होता है। जैसे किशोर कुमार की आवाज में चैतन्य होता है, दुख भरा भी हो खनक, लेकिन वो ठोस होता है। एक सेंस ऑफ ओनरशिप है। वो ये भी कह रहे हैं ना, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुझे मोड़ा। तो एक मेरा दिल है, तोड़ा, मुझे मोड़ा, पर आई एम स्टिल इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। बात ठीक ठीक रखते हैं वो अपनी, हल्की नहीं होती उनकी कोई बात। खुशी भी जोरदार और दुख भी पूरा। हाँ। मेरे ड्रीम होम में ना एक संगीत घर होगा जिसमें अलग अलग वाद्य यंत्र होंगे, और मेरे घर में सिर्फ मेरे ब्लड रिलेशन वाले मेरे घर वाले नहीं रहेंगे। मेरा घर कई घरों का समुच्चय होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग वक्त पे अलग अलग दोस्त परिवार के साथ आकर रहें। तो कुछ हमारे घर में स्थायी निवासी हों और कुछ निवासी हों जो कुछ दिनों के लिए स्थायित्व पाने आए हैं। तो एक नयापन भी है, मतलब गति और स्थिरता दोनों है। और रोज़ शाम को किसी बात पे संवाद हो रहा है, साहब आज ना फलाने साहब आए हैं, प्रोफेसर हैं ये मैडम फोक की, तो ये आपको बताएंगे कि साहब आंध्र प्रदेश में कौन सी लोक शैली चली, उस पर चर्चा हो रही है, फिर सब लोग अपना अपना जोड़ रहे हैं। तो उस तरह की सुंदर संगत हो, फिर कोई गायन हो रहा है। तो जैसे वो मिले सुर मेरा तुम्हारा में बुनियाद की कास्ट बैठ के गा रही है ना, कुछ लोग नीचे बैठे गा रहे हैं पंजाबी में, फिर एक स्त्री है जो खंबे से टिकी है ऐसे जी आज, और वो एक आलाप ले रही है जी, है ना। तो वैसा हो कि गीत संगीत हो। और दीपदान, जी, ये रात की आखिरी चीज। अब रात हो गई तो कैसे तय हो रात हो गई, तो कहीं से नारियल की खुशबू आ रही है क्योंकि कोई बुजुर्ग किसी लड़के लड़की के बालों में ऐसे वो मल रहे हैं, तेल मल रहे हैं। और सबसे आखिरी में गरम दूध दे दिया गया किसी को, हल्दी के साथ, किसी को कुछ के साथ। अब धीमे धीमे घर शांत हो रहा है नव चैतन्यता के पहले। और सबसे आखिरी में तुलसी के उस घरुए पे या घर के दरवाजे पे या गौशाला में एक दीपक रखा जा रहा है, या जो पोखर है छोटा सा उसमें एक दीप विसर्जित हो रहा है, दीपदान हो रहा है कि अब सूरज थक गया है, पुनर्नवा होने को गया है। वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं ना कि अब ये दीपक अंधेरे से लड़ेगा, है ना। और मैं अपने आप को एक ऐसे बुजुर्ग के तौर पे देखता हूँ जो रात को थपकी दे के सुला रहा है, प्रदक्षिणा करते हुए पूरे मकान, पूरे मैदान की, एक राउंड गौशाले का। कुछ गायों ने देखा और वो इस आगत की अभ्यस्त हैं, तो उन्होंने अपने कान हल्के से ऊपर कर दिए, थोड़ी सी घंटी हिली भर, वो उनकी लोरी है। पेड़ों की तरफ आप गए तो एक दो पक्षी जो उनींदेपन के शिकार हैं वो थोड़े से फड़फड़ा गए कि कोई हमसा हमजात है क्या जो नींद में भटक रहा है। थोड़े से आगे गए तो रात की रानी इतराती दिखी क्योंकि अब उसका वक्त शुरू हो रहा है। थोड़ा सा आगे गए तो हर सिंगार को खिलते देखा। कुत्तों ने शुक्रिया कहा कि तुम हमें देखने आए हो कि अब हम अपना खेल मुस्तैदी से करते हैं कि नहीं। तो वो ऊँग भी रहे हैं वो सारे में, पर वो चौकन्ने भी हैं। श्वान निद्रा, ये कितना सुंदर संस्कृत का श्लोक है। काक चेष्टा, कौवे की सी चेष्टा, करना है तो करना है। वको ध्यानम, बगुले सा ध्यान। श्वान निद्रा, कुत्ते सी निद्रा। तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो वो वाली श्वान निद्रा हो तो आप उसको भी ऐसे आपने थोड़ा सा सहला दिया। कहीं कोई ताला लगना है, कोई ओसारे में कुछ होना है, कहीं मध्यम सी रोशनी जल रही है, उसके इर्द गिर्द के भ्रमर कीट पतंगे बता रहे हैं कि अब कौन सा मौसम है, बारिश जाने को है या गर्मी आने को है। इस पूरी प्रदक्षिणा के बाद आप आखिरी में अपनी चप्पलें उतार के जो ऊंचे से बेड पे, ऐसा बेड ना हो कि पाँव लटका के बैठे तो ज़मीन पे छू जाए, ऊंचा बेड हो, और बेड के चारों तरफ भले ही उस इलाके में मच्छर होते हो ना होते हो, चारों तरफ ऐसे लकड़ी के पोल हों और ऐसा
शरद पूर्णिमा की खीर जैसा जो सफेद होता है ना, वैसी एक झीनी बीनी चदरिया हो जो ऐसे लटकी हुई है, और फिर आप जवाब करें और आप कहें कि एक दिन और बीता, एक सिक्का और खर्च किया, कुछ और सीखा, तो वैसा। और सोचिए, सोते सोते बागेश्वरी में कुछ सुन रहे हो। कौन कौन से हैं रात के राग वैसे? बहुत सारे हैं। पुरिया धनश्री है, बागेश्वरी है, मालकौंस है, बहुत सारे हैं। बागेश्वरी का मैंने एक प्रसंग पढ़ा। एक पीआर प्रोफेशनल थी, उनका देहांत हो गया, और जिनके बारे में किताब थी पंडित जसराज, उनका भी, सुनीता बुद्धिराजा जी ने एक किताब लिखी है, वाणी प्रकाशन से है, पंडित जसराज के बारे में है। तो पंडित जी अपने मित्रों के साथ लखनऊ में घूम रहे थे, और एक आर्तनाद सी आवाज़ आ रही थी, जिससे कोई तकलीफ में हो बहुत। तो उन्होंने पूछा ये आवाज़ कैसी है? तो कहा गया कि साहब ये, किसी जानकार ने कहा कि पास में चिड़ियाघर है, लगता है शेर तकलीफ में है, तो ये शेर की आवाज़ है। तो वो वहाँ पहुँचे तो बताया कि साहब शेर के कांटा लग गया है, कुछ सर्जरी हो रही है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने किसी और, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी संगीत के मूर्धन्य व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि कहते हैं कि वो एक बार जंगल से गुजर रहे थे और उन्हें ऐसी ही आर्तनाद सुनाई दी। करीब गए तो देखा कि शेर के पाँव में कांटा लगा है। उस समय उन्होंने जाके शेर के पाँव से कांटा निकाला, पर वो फिर भी बहुत तकलीफ में था। तब उन्होंने बागेश्वरी गाया, शोक को, पीड़ा को हरने वाला राग, मन उद्विग्न है तो बागेश्वरी सुनिए। ये पंडित जसराज ने किस्सा सुनाया दोस्तों को, तो दोस्तों ने कहा तो फिर गाते हैं, और वो सब गाने लगे। और सुनीता बुद्धिराजा जी लिखती हैं कि शेर को राहत मिली और उसका कष्ट, उसका रुदन कम हो गया। वाह, वो शक्ति है। जैसे कभी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो एकदम से मन शांत होता है, वैसा कुछ। आप तो इतना शास्त्रीय संगीत सीखती हैं, कोई रात का राग क्यों नहीं सुनाती हमें? पुरिया धनाश्री। पुरिया धनश्री एक्चुअली रात के थोड़ा पहले का राग है, शाम का राग है। रात के कौन से? मालकौंस। मालकौंस देख ही रही थी क्या है इसमें। रात के एक बहुत खूबसूरत राग की एक बंदिश मैंने मेरे सबसे पहले ललन टॉप के, एक्चुअली दूसरे, मैं जब बैठकी के लिए आई थी जी, उसमें सुनाई थी। धमार है, बिहाग नाम के राग में। बिहाग मेरा बहुत प्रिय राग है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर राग है, रात का राग है। तो एक बहुत फेमस हिंदी गाना है, मैं उसको गुनगुना लेती हूँ, बिहाग पर आधारित है। तेरे सुर और मेरे गीत, ये बिहाग है। वाह। मेरे नाना जी आते जाते घर में किसी को छोटा काम बताना हो तो कहते थे वो लाइट ज़रा ऑफ कर दो, तो हम कहते थे नाना ऑफ है। हाँ मतलब ऑफ मतलब ऑन। तो आप कहते ऑफ मतलब ऑन कैसे हो सकता है? जी, ये कप ज़रा उठा कर ले जाओ, ले आना, हाँ ले जाओ मतलब ले आओ। वो दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों को, हाँ मतलब ये कह देते थे। नौकरी मतलब हाँ वही बेरोजगारी। नाना जी याद आ गए मेरे मुझे। नाना जी का घर बड़ा सुंदर था, है मतलब अभी घर है, नाना जी नहीं, नागपुर का घर जहाँ मैं पैदा हुई, बड़े प्यार से बनाया उन्होंने। मैंने पहले भी जिक्र किया इसका। उस घर को बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और उस घर के सामने जो रास्ता था वो उन्होंने श्रमदान से बनाया, उस आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उस रास्ते को बनाया। घर बनाना एक अलग शिव धनुष्य है, बिल्कुल पहली ईंट रखने से लेकर के उस पूरे घर को बनते देखना। वो आपकी पहचान, समाज में आपकी हैसियत, आपका व्यक्तित्व,
सब उससे तय वो होता है। सारे चित्र जो आपके दिमाग में अब तक तैर रहे थे, जिनको आपने कभी सोचा था मेरे घर में ऐसा होगा, वैसा होगा, बरामदे में ये रखूँगा, वो बनाऊँगा, वो सब, उनमें से कुछ चीज़ें हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती। जावेद अख्तर ने बहुत कमाल की बात कही थी, अगर आप पति पत्नी मिलकर किसी घर को साथ में बना लो तो मतलब आपकी शादी कुछ भी झेल सकती है। जी, इस पॉडकास्ट के हमारे दोस्त हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, वो भी ये बात कहते हैं कि घर आदमी एक बार बनाता है, सोच समझ कर बनाता है। जब वो घर बना लेता है तो समाज में उसकी पहचान, उसका सम्मान, बहुत कुछ उससे तय होता है। और आज देखिए हम अपने ख्वाबों का घर बना रहे हैं, जिसमें एक एक चीज़ कितने जतन से, जैसे हमारे घर के, राम जाने ये कैसे होगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के हर शयन कक्ष में एक खिड़की पूरब की तरफ खुले। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तंद्रा को, जो शिशु रोशनी है ना, वो जब आपकी पलकों पे आके नाचे, जैसे कोई गौरैया फुदक रही हो खिड़की पे, वैसे तो वो तभी होगा जब खिड़की पूरब की तरफ खुली होगी और दिन वहां से दाखिल होगा, उजाला वहां से दाखिल होगा। जी जी। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। और साहब, आंगन में चूल्हों पे कुछ कांसे की या पीतल की बड़ी देग चढ़ेंगी सर्दियों के वक्त, जिस पे पानी गर्म होगा और जिसमें लाके नीम की डाल भी डाली जाएगी। तो वो अब ठीक है, सुविधा है, गीज़र वीज़र के पानी से नहा लिया जाए, पर वो फिर उससे जब गर्म पानी उड़ेला जाए जिसमें थोड़ा नीम की पत्तियों का अर्क भी हो, आहा। मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए घर में। हाँ, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी बात है। मिट्टी की खुशबू मुझे समहाउ घर की याद दिलाती है। मेरे किसी घर में मिट्टी की खुशबू नहीं आई है पर मुझे मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। और क्योंकि मैं एक्टर हूँ और क्योंकि सजना संवरना तैयार होना मेरे जीवन का और मेरे काम का बहुत अहम हिस्सा है, मैं जिस घर में रहूँगी मैं चाहूँगी कि वहाँ ऐसा एक कमरा हो जहाँ मैं प्यार से, आराम से, इत्मीनान से तैयार हो पाऊँ, जहाँ एक बड़ा सा आईना हो, बैठने की जगह हो, मेरी तमाम चीज़ें जिनको मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरे कपड़े, गहने, वो सब चीज़ें जो मेरे लिए, मेरे काम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उस कमरे में रहे। जब मैं तैयार नहीं हो रही हूँ या जब उसे वैनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो मेरी स्टडी भी हो, वहाँ बैठकर मैं स्क्रिप्ट्स पढूँ, मैं काम करूँ। तो एक स्टडी कम ड्रेसिंग रूम मेरे घर में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उस कमरे का नाम क्या होगा? अंतरंग? उस कमरे का नाम क्या होगा? क्या होगा उस कमरे का नाम? सोचा नहीं है मैंने। रंग भवन। मेरे घर में मेरा बड़ा सा घर हो, जैसे आपने कहा, एक तो छोटा हो बस मेरे लिए कुटिया सी, लेकिन अगर बड़ा होगा तो मेरे हॉल में या बैठने के कमरे में ऐसी सुविधा हो कि वहाँ महफिलें हो सके और परफॉर्मेंसेस हो सके, कोई गाना गा सके, कोई बैठकर कविताएं पढ़ सके, कोई कहानियाँ सुना सके और 10-20 लोग प्यार से बैठकर उन्हें सुन सके। इसकी सुविधा तो होनी ही चाहिए मेरे घर में। जब मौसम अच्छा हो तो बरामदे में होगा और जब ऐसा लगे कि अंदर बैठना चाहिए तो बैठने के कमरे में। अब के बिछड़े जो कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अहमद फराज का ये शेर, कोई शेर पढ़ा साहब। आज मुशायरा हो रहा है, आज भजन संध्या हो रही है, आज कुछ लोकगीत गाए जा रहे हैं। वाह साहब वाह, क्या बात है। मैंने अपने घर का नाम भी सोच रखा है, जो ये मेरे घर का नाम होगा माया। माया जी, माया महा ठगनी हम जानी, वो वाली माया, शंकराचार्य वाली माया, अद्वैत वाली माया। और सब ये जो सारा मोह है, सारी माया है, वो वहाँ पे हो।
ताकि जब तक ये काया दुनिया में टिके तब तक वो दुनिया के रिश्तों के तमाम दस्तूर, तमाम खुशी, तमाम गम को अर्जित करती रहे और विसर्जित भी करती रहे। हम लोग अर्जित करना सीख जाते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, पर एक बुनियादी सबक भूल जाते हैं कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आराम रहेगा, उतना सफ़र आसान रहेगा। अर्जित करिए, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद विसर्जित भी करते रहिए। जैसे आप वो बता रही थी ना, ये मैंने सोच रखा है कि कभी इस मकाम पे पहुंच पाऊंगा क्या कि एक किताब पढ़ ली तो पढ़ने के बाद जो एक योग्य व्यक्ति लगा उसको पकड़ा दी, कपड़ा पहना और कोई ऐसे अधिकार जिसके साथ दे सकें या कुछ अतिरिक्त है तो अर्जित करना भी आना चाहिए और जो अतिरिक्त है उसको विसर्जित करना भी आना चाहिए। मेरे साथ हाल ही में ये हुआ, मैंने आपको बताया भी। मैं दिल्ली ही आ रही थी इसी शूट के लिए और फ्लाइट में बैठी, बगल में एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, एक किताब पढ़ रहे थे, मोटी बड़ी किताब थी। तो अमूमन मेरा ध्यान गया, मैंने नाम पढ़ा किताब का, हमारी कोई बातचीत नहीं, वो पूरी तरह से किताब में थे। मैंने भी किंडल जो एक रीडिंग डिवाइस है उसको निकाला और उसको पढ़ना शुरू किया। पूरी फ़्लाइट ख़त्म हो गई, उन्होंने पूरी किताब पढ़ डाली। मैंने देखा कि उन्होंने वो किताब पढ़कर पूरी तरह बंद की, वो आखिरी पन्ने पर थे। और लैंड होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या इस पर पढ़ना अच्छा लगता है आपको? जी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं अभी भी किताबें पढ़ता हूँ, मुझे स्विच करना है इस पर, क्या इसका ब्राइटनेस बढ़ सकता है? तो मैंने उन्हें करके दिखाया कि हाँ इसका ब्राइटनेस बढ़ सकता है, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो सकता है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगा। बस इतनी भर बात हुई। हम उतरे फ़्लाइट से, हम चल पड़े और फिर उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे कहा कि कम लोग मिलते हैं जो पढ़ते हैं किताबें प्यार से। आपको देखकर लगा कि आप किताबें पढ़ती हैं, तो ये किताब मैंने अभी पढ़कर ख़त्म की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप पढ़ना चाहेंगी? और वो किताब उन्होंने मुझे दे दी। तो मैंने उनसे कहा ये पल मैं याद रखना चाहती हूँ, आप प्लीज़ अपना नाम लिख कर दीजिए किताब पर। मैं भूलना नहीं चाहती ये किताब मुझे कहाँ मिली थी, किससे मिली थी, तो आप अपना नाम लिखिए। उन्होंने नाम लिखा सबा करीम, और वो नाम देखकर मैं चौंक गई। क्रिकेटर। एग्जैक्टली। सबा करीम की ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को मैंने देखा। अब तो वो कमेंट्री करते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत बार चेहरा नहीं दिखता उनका, आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन नाम सुनाई देता है और आवाज़ सुनाई देती है। चेहरा मुझे भी वही याद था, विकेट कीपर सबा करीम, एक ब्लैक एंड वाइट सी उनकी फ़ोटो है, बहुत हर जगह वो दिखती है। तो अब ज़ाहिर सी बात है वो उससे बहुत अलग दिखता है क्योंकि वो बड़े भी हो गए उससे काफ़ी, पर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। उन्होंने मुझे ऐसे किताब पढ़ के बस ख़त्म करके दे दी। कितने सुंदर लोग हैं दुनिया में, अकारण की जो भलाई है। जो मैंने शुरू में परफेक्ट डेज फिल्म का जिक्र किया ना, वो इतना अद्भुत किरदार है। आप हिरना की बात कर रही थी, हिरमाया उनका नाम है। वो जस्ट मैं एग्जैक्ट नाम बताता हूँ, मैं उस एक्टर का नाम गलत नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनका नाम है कोजी याकुशो, जिन्होंने हिरामिया का वो किरदार किया है। बहुत प्यारी फिल्म है। तो ये मैंने सुना ना, तो वो एक अच्छेपन पे आपका भरोसा बना रहे, जिसकी ताकीद सुल्तान को लेकर भागते खड़क सिंह से बाबा भारती करते हैं। ये कहानी सुनी आपने? ये बहुत ज़रूरी कहानी है मेरे जीवन की। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के सार को नहीं भूलना। मैं बहुत संक्षिप्त में सुनाता हूँ। बाबा भारती थे, बाबा थे, साधु थे। उनके पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था, अद्भुत घोड़ा। एक डाकू था खड़क सिंह, खड़क मतलब तलवार। उसको खबर मिली, उसने धमकाया, प्रलोभन दिया कि घोड़ा दे दें, पर बाबा भारती ने कहा वो कोई विक्रय की चीज़ नहीं ना, मेरा और सुल्तान का स्नेह का रिश्ता है। बात आई गई होगी। एक रोज़ बाबा भारती आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते के किनारे एक कृषिकाय वृद्ध से दिख रहे कंबल ओढ़े एक मरीज़ को देखा जो पड़ा हुआ था। तो बाबा भारती ने पूछा, तो चला जैसे वो घिसट के चल रहा हो, तो बोला साहब वहाँ आगे जाना है ये वो। तो बाबा भारती खुद घोड़े से उतर आए और उसको सहारा देके ऐसे घोड़े पे बिठा दिया और चलने लगे। अचानक बाबा भारती को महसूस होता है कि घोड़े की लगाम उनके हाथ से छूट गई और अब घोड़ा सरपट भाग रहा है।
और जो घोड़े पे बैठा था उसने कंबल फेंक दिया। वो डाकू खड़क सिंह था और वो भागने लगा और बोला बाबा भारती से, मैंने कहा था ना घोड़ा ले जाऊंगा। वो नज़र से ओझल होने ही वाला था कि बाबा भारती चिल्लाए, सुनो, तो उसने थोड़ा सा घोड़े को एड़ लगाई तो रुका। उसने कहा, किसी से ये कहना मत, वरना लोग कभी किसी कमज़ोर पे भरोसा नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। और वो भाग गया। बाबा भारती पे बड़ी मुश्किल बीती वो रात। हमारा कोई प्रिय चला जाए तो हम में से जिन लोगों के पास पेट्स रहे वो जानते हैं ये तकलीफ़ कैसे होती है। लेकिन बाबा भारती जब सुबह उठे तो सुल्तान बाहर बंधा हुआ था। खड़क सिंह इस विचार के साथ रह नहीं पाया कि यार लोग भरोसा नहीं करेंगे। तो मुझे ये कहानी बहुत वैसे लगती है। घर के बारे में हमने वो वाली बातें की हैं कि फ़िज़िकल घर में क्या होना चाहिए, पर मुझे एक बात हमेशा लगती है कि मेरा घर बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो इतना सक्षम हो कि अगर मेरे बेटे को, कबीर को, कभी घर वापस आना हो तो वो कंफर्टेबली, आराम से वहाँ पर रह सके। तो मैं हमेशा मेरा घर इस तरह रेडी रखना चाहती हूँ कि उसमें अच्छा खाना बन सके, उसमें सोने का एक ठीक ठाक कमरा हो, पढ़ने का, काम करने का एक स्थान हो जहाँ कबीर आ सके और मेरे साथ रह सके। मैं हमेशा अपने घर को ऐसा बनाए रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता वो मेरे साथ कितने साल रहेगा, वो शायद पढ़ाई के लिए कहीं बाहर चला जाएगा या अपना घर बसाएगा, लेकिन वो जब भी वापस आना चाहे उसे घर घर सा मिले, ऐसा मेरा घर ज़रूर हो। आपने अपनों का जिक्र किया। हम सबके जीवन में कोई एक व्यक्ति होता है जो हमारा न्यूक्लियस होता है। मेरे ख्याल से आपके लिए वो आपका बेटा है कबीर। बिल्कुल। मेरे लिए वो मेरी पत्नी है गुंजन। तो जब मैं पहले उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई कर्तव्यबाज हूँ और एक ये बहुत प्यारी सुंदर सी सुनहरी सी फ्रॉक पहने बच्ची है जो भटकते हुए गांव की तरफ आ गई और पेड़ के नीचे बैठी है और मुझे अब उसको जादू दिखाना है, कहानी सुनानी है ताकि उसकी आंखों का विस्मय ना जाए। तो अब मेरी पोटली से एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा निकलेगा, उसकी कहानी होगी। एक किसी दुर्लभ पक्षी का पंख होगा, उसकी कहानी होगी। कुछ कंचे होंगे और इन सब को एक धागे में पिरोते हुए मेरे किस्से होंगे जो मैं उसको अनवरत सुनाता रहूं और वो अलग अलग जो भाव होते हैं, अलग अलग रस होते हैं, उससे गुजरती रहे। तो ये जो माया घर है उस माया की अधिपति वो होंगी और मुझे पता है कि मैं ये अपनी कल्पनाओं में कितने भी शेड्स बिखेर लूँ, उसको जो ट्वीक करने का काम है शील का मन शील से नहीं, सो अभी ये कलर नहीं जा रहा है, यहाँ ये रहेगी ना, तो उसको ध्वस्त करके नए सिरे से वो होगा। मैं कुछ किसी तरह से अपनी बातें मनवा लूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में जो कमरों के नाम हैं वो फूलों के नाम पर हों और हर कमरे की खिड़की के बाहर वो फूल हो। तो अगर कोई पेड़ है, गुलमोहर है तो गुलमोहर के सामने तो उसका नाम गुलमोहर हो सकता है या गमले में वैसे हो। फूलों का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि घर के हर कमरे में अगर बाहर खिलते हुए फूल ना दिख सके तो कम से कम ख़रीद कर लाए हुए फूल जो हम फूलदानी में सजा सकें, ऐसे फूल ज़रूर हो। निशिगंधा के फूल मुझे बहुत पसंद है। हम लोग उत्तर भारत में उसे रजनीगंधा कहते जी, रजनीगंधा। जी, रजनीगंधा के फूल होने ही चाहिए घर में। हम 11वीं में पढ़ते थे, 11वीं 12वीं में हमारी संस्कृत की अध्यापिका थी मंजुलता जी। तो हम लोग दीदी बोलते थे टीचर्स को। तो जो मंजुलता दीदी थी, तो मैं किशोर वय, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी खिन्नता, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उनसे बहुत साझा करता था, बहुत माँ की तरह। उन्होंने उन दिनों के लिखे मेरे सारे नोट्स अभी तक उनके पास सेफ हैं। आप सोचिए इस बात को 25 बरस से ज़्यादा बीत गए हैं। अब वो लखनऊ में रहती हैं तो वो कभी कभी फ़ोटो खींच के भेजती हैं।
लाल रंग के पेन से मैंने उनको कुछ कुछ लिख के, मैं ये करूँगा, मैं आपको बहुत प्राउड फील, उस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने एक बार किसी विद्वान से पूछा कि मेरा एक किशोर भाई स्टूडेंट है और वो बड़ा वो रहता है मन उसका ऐसा, तो उन्होंने 2 उपाय बताए। एक कि उसको कहिए कि गमले में एक पौधा लगा ले और रोज़ उसको देखे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और दूसरा उन्होंने एक श्लोक लिख के दिया जो ऋषि याज्ञवल्क्य ने रचा था साधना करते हुए, क्योंकि सहस्रों किशोर वय के हज़ारों उनके स्टूडेंट थे और उनके मन में बहुत शंकाएं आती थी। तो वो श्लोक है कि यज्जागृतो दूर मुदैति देवम तदु सुप्तस्य तथैव एति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये उन दिनों का है। तो मैं अब जितनी दफ़ा पौधों का जिक्र करता हूँ ना, तो मुझे तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव जो सत्य है और सुंदर है। बहरहाल, हाँ, घर जैसी बातों में आज हमने अपने सपनों के घर की बात की। आपके सपनों का घर कैसा होगा? दरिया नज़र आएगा, कोई नदी होगी, तालाब होगा, पहाड़ होंगे, पक्षी होंगे, लोग होंगे, एकांत होगा, निनाद होगा कलकल करता हुआ, वीतराग होगा, क्या होगा? ज़रा बताइए तो, साझा करते हैं कुछ सपने भी। और आखिरी में होगा गिरिजा जी का गायन। अरे गा तो लिया मैंने आज, एक और। अरे साहब, क्लोजिंग तो एक बच्चों वाला गाना है, हाँ हाँ मराठी में है, जी जी घर का वर्णन करता जी, हुआ। जी। किसी बिल्कुल छोटे बच्चे की कल्पना में जी अगर हमने घर को इमेजिन किया जी तो उसे कुछ ऐसा घर दिखाई देगा जिसमें बंगला बना होगा चॉकलेट का, खिड़कियाँ होगी लेमन ड्रॉप्स की, टेरेस की टाइल्स होगी बिस्किट से बनी हुई, और आंगन में पेपरमिंट की गोलियां बिछी होंगी। तो ऐसा एक बहुत ही क्यूट सा मराठी गाना है जिसको मैं कह देती हूँ। अक्षय मुस्कुराने लगे हैं, आई थिंक उन्होंने ये सुना होगा। महाराष्ट्र के हर बच्चे ने ये गाना ज़रूर सुना है, तो मैं उसको गा देती हूँ। असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला, चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला, चॉकलेटच्या बंगल्याला टॉफीचं दार, चॉकलेटच्या बंगल्याला टॉफीचं दार, शेपटीच्या झुपक्यानं झाडून जाईल खार, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, गोल गोल लेमनच्या खिडक्या 2, हॅलो हॅलो करायला छोटासा फोन, बिस्किटाच्या गच्चीवर मोर छानदार, पेपरमिंटच्या अंगणात फुलं लाल लाल, किती किती सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला। वाह। जाते जाते आपको घर पे 2 कविताएं सुनाता हूँ। बिल्कुल। एक हिंदी के मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, मशहूर समाजशास्त्री हैं, बद्री नारायण जी। उनकी प्रेम पत्र कविता तो बहुत मशहूर है। ये उनकी कविता है घर। जहाँ बिल्ली को खदेड़ता दिख जाएगा खरगोश, वहीं अपना घर बनाऊंगा, वहीं शीत वसंत लाऊंगा, वहीं लगाऊंगा सेब नारंगी संतरा, वहाँ कामधेनु पोसूंगा, वहीं कवियों बुलाऊंगा तुम्हें और काव्य पाठ कराऊंगा, जहाँ बिल्ली भागती होगी और पीछे से खदेड़ता होगा खरगोश। एक ये कविता है। और एक कविता है कुंवर नारायण की जी। ये बताने के लिए है जो कबीर ने कहा, फिर साहिर लुधियानवी ने कहा कि ये दुनिया जो है ये बाबुल का घर नहीं है, बाबुल का घर कहीं और है, ईश्वर कहीं और है। तो कोरी चुनरिया जो है आत्मा मेरी, मैल है माया जाल,
जो वो गाना है ना, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, तो वो वाला जो मृत्यु का बोध रहे जीते हुए। कुंवर नारायण हिंदी के महान कवि, खोज कर पढ़िए कुंवर जी को। उनकी ये कविता है जिसका शीर्षक है घर रहेंगे। घर रहेंगे हम ही उनमें न रह पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। अनर्गल जिंदगी ढोते किसी दिन हम, एक आशय तक पहुँच सहसा बहुत थक जाएंगे। मृत्यु होगी खड़ी सम्मुख राह रोके, हम जगेंगे ये विविधता स्वप्न खोके। और चलते भीड़ में कंधे रगड़कर हम, अचानक जा रहे होंगे कहीं सदियों अलग होके। प्रकृति और पाखंड के ये घने लिपटे बटे ऐठे तार, जिनसे कहीं गहरा कहीं सच्चा मैं समझता प्यार। मेरी अमरता की नहीं देंगे ये दुहाई, छीन लेगा इन्हें हमसे देह सा संसार। राख सी सांझ बुझे दिन की घिर जाएगी, वहीं रोज संस्कृति का अपव्यय दोहराएगी। क्या सुंदर ये बात है। देवियों और सज्जनों, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। हमने अपनी बात कही, अब आपकी बारी है। ज़रा लिखिए हमें खत और बताइए कैसा होना चाहिए घर, कैसी उजास, कैसा अंधेरा, कैसी गर्माहट, कैसी शीतलता, कैसी गंध और कैसा वास। कैसा होगा हमारा और आपका आवास। शुक्रिया।